न्यूज इन साइंस लाइव पर। दोस्तों, इस बीच में बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे सवालों की बात भी हम पहले कर चुके हैं। कुछ सवाल बार बार आते हैं और कुछ सवाल नए भी हैं। तो कुछ नए और कुछ पुराने सवालों के साथ मैं आपके साथ हूं। पहला सवाल बड़ा अद्भुत सा है। ये क्यों पूछा गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूछा गया है तो जवाब देने की जरूरत है शायद। क्या कोरोना आत्मा को भी दूषित करता है? ये अजीब सवाल है। इसका मतलब यह है कि जो पूछ रहा है वो आत्मा में विश्वास करता है। आत्मा कोई चीज होती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं और साइंस आत्मा में विश्वास नहीं रखती। वैज्ञानिक तौर के ऊपर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि ऐसी कोई चीज होती है जिसे हम आत्मा कह सकें। मैंने पहले भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत की है कि जब इंसान ने यह सवाल पूछा होगा शुरू में कि जिंदा चीजों में और मुर्दा चीजों में क्या फर्क होता है, तो किसी ने एक मॉडल पेश किया, बहुत खूबसूरत मॉडल, कि एक चीज होती है आत्मा। जब वो किसी पदार्थ के अंदर चली जाती है तो वो जिंदा हो जाता है, और पदार्थ में से निकल जाती है तो वो मर जाता है। साइंस ने इस पे पूरी तरह यकीन नहीं किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इंसान को नई नई खोज करने पर मजबूर करता रहा, और तब हमें पता लगा कि दिल के रुकने से, दिमाग के रुकने से, किडनी के फेल होने से, ये चीजें हैं जिनसे इंसान कम से कम मर जाता है। या खून के बदन में चलने से अगर पंप खराब हो जाए तो इंसान मर जाता है। ये अलग अलग जवाब थे जो ये बता रहे थे कि आत्मा कोई चीज नहीं होती है, और इंसान या जानवर तब मरते हैं जब उनका कोई ना कोई अंदर बॉडी का हिस्सा खराब हो जाता है। यानी हम जिन केमिकल्स से मिलकर बने हैं, हमारी बॉडी के जो हिस्से बने हैं, अगर वो काम करना बंद कर दें और केमिकल्स बिखर जाएं तो फिर इंसान या जानवर मर जाते हैं। यानी इन केमिकल्स के इकट्ठा होने और एक खास शक्ल लेने को हम जिंदगी कहते हैं अब साइंस में, और इनके टूट जाने को हम मौत कहते हैं। हमारे बदन में या किसी भी जानवर के बदन में लाखों करोड़ों सेल रोज पैदा होते और मरते रहते हैं। आत्मा का इसमें कोई हाथ नहीं है। बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे मिथ फैलाए गए हैं आत्मा को लेकर के। तो अगर आत्मा है ही नहीं तो उसके कोरोना वायरस से दूषित होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग आत्मा में विश्वास करते हैं, फिर वो बहुत सारे और विश्वास कर सकते हैं कि आत्मा को साफ करने के लिए अलग अलग तरह के तरीके हो सकते हैं। कोई ये कहता है कि किताबें पढ़ो, कोई ये कहता है पुरानी किताबें, धार्मिक किताबें पढ़ो तो आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। कोई ये कहता है कि अगर तुम अपने बदन को एड़ा बेड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा वैसा कर लो और योगा करते रहो तो हो जाएगी आत्मा ठीक। और कोई ये कहता है कि बुरे विचार ना लाओ तब आत्मा स्वच्छ रहेगी। ये सारी चीजें आत्मा को लेकर के हैं, लेकिन साइंस, विज्ञान आत्मा में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है। इसलिए कोरोना वायरस को आत्मा के साथ मिलाना एक घातक चीज होगी। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूं। घातक इसलिए होगी कि फिर वो लोग जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, जो ये कहते हैं कि गोलगप्पे खाओ तो निवारण हो जाएगा, खीर खाओ तो निवारण हो जाएगा, या किसी बाबा की भक्ति करो, किसी मुल्ला की भक्ति करो तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, या ये किताब पढ़ो या वो आयत पढ़ो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें साइंस में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी का सवाल है।
इसी से जुड़ा हुआ एक पर्सनल सवाल पूछा है किसी दोस्त ने कि क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं किसी भी भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड, इनमें यकीन नहीं रखता। मैं किसी धर्म में यकीन नहीं रखता। मैं साइंस में, विज्ञान में यकीन रखता हूं। और इसीलिए साइंस ये कहती है कि कोई ऐसा प्रमाण हमारे पास नहीं है कि हमारी जिंदगी या ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई सोचा समझा कोई सोची समझी शक्ति है, कोई दैवीय शक्ति है, तो वो इस ब्रह्मांड को चला रही है। ऐसा साइंस यकीन नहीं करती, ऐसा साइंस के पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये बात साफ है कि हम ना ये बात साबित कर सकते हैं कि भगवान है, और ना ये बात साबित कर सकते हैं कि भगवान नहीं है। क्योंकि जो चीज नहीं हो उसको नहीं है साबित करना बहुत मुश्किल काम है। आप कैसे साबित करेंगे? जो नहीं है उसको नहीं है साबित करना मुश्किल है। इसलिए इस बहस को यहीं छोड़ते हैं और अब हम आते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्या कोरोना बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक्सपेरिमेंट है? मैंने पहले भी कहा था, ये सवाल पहले भी आया था, और लगातार ये कॉन्स्पिरेसी थियोरी जो है वो सर्कुलेट कर रही है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से अलग अलग तरह के लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ज्यादातर चीन के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, लेकिन जो साइंटिस्ट्स हैं और जिन्होंने अब तक शोध किया है, जो कुछ छपा है, उसके हिसाब से ये एवोल्यूशन का एक हिस्सा है। ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जो लोग काम करते हैं, जो लोग डीपर साइंस में काम करते हैं और जिनके एरिया है ये, उन लोगों का ये मानना है कि ये दो वायरसेस के मिल जाने से और इंसान के बदन में उनके आ जाने की वजह से हुआ है, जो एवोल्यूशन का एक हिस्सा है, जो डार्विन की थियरी से शुरू होता है। उसमें जो काम कर रहे हैं लोग, उनका ये मानना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चाइना ने देर से दुनिया को बताया कि ये खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। ये बात सही हो सकती है, ये भी शोध का विषय है। कब दिया, कैसे दिया? चाइना ने इसे लगभग 20 दिन के अंदर, पहला केस आने के बाद 20 दिन के अंदर डब्ल्यूएचओ को वार्न कर दिया था, और डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर में ये बात फैला दी थी कि ये खतरा मंडरा रहा है, जनवरी के महीने में ही। एक सवाल और भी है, ये भी सवाल बार बार पूछा गया है और अलग अलग तरह से पूछा जा रहा है कि क्या अगर हम शुरू में एयरपोर्ट्स बंद कर देते तो हमारे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप कंट्रोल किया जा सकता था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे यहाँ निग्लेक्ट किया गया, हमारे यहाँ बुलाया गया अमेरिका के राष्ट्रपति को, और उनके साथ सैकड़ों लोग आए जो शायद ग्रस्त थे, और उनकी वजह से भी हमारे देश में ये वायरस आया है। बहरहाल ये बात पक्की है कि ये वायरस एयरपोर्ट के जरिए आया है। जो लोग एयरपोर्ट से आए हैं, जो लोग बाहर से आए हमारी सीमाओं के, वो इसे लेकर के आए हैं। तो हमारी होम मिनिस्ट्री को, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को, हम और हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को सतर्क हो जाना चाहिए था, खासतौर से जब डब्ल्यूएचओ बार बार वार्निंग दे रहा था कि जरूरत इस बात की है कि हम सचेत हो जाएं, ये महामारी फैलने वाली है। एक सवाल बिल्कुल अलग तरीके का है कि क्या और महामारियों की तरह से, जैसे प्लेग, चेचक वगैरह वगैरह, हैजा, ये बीमारियां अपने आप महामारियां थीं और बहुत इंसानों को की जान गई है इसमें, इन बीमारियों की वजह से, क्या उनकी तरह से कोरोना अपने आप भी खत्म हो सकता था अगर हम ये लॉकडाउन ना करते? अगर, क्योंकि पहले लॉकडाउन नहीं होते थे उनका कहना है, शायद या इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास उस वक्त, साइंटिफिक शोध नहीं था इतना, तो क्या ये अपने आप खत्म हो जाती और कुछ लोगों की जान जाती?
बात यह है कि कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी अपने आप खत्म नहीं हुई। हमें ये मालूम होना चाहिए कि आजादी से पहले हमारे देश में बड़ी बड़ी महामारियां फैली। जब अंग्रेजों का राज था तो उस वक्त महामारियों का एक लंबा सिलसिला है जो हमारे देश को भुगतना पड़ा। और उन महामारियों में इंसान की बनाई हुई महामारी यानी भूख की महामारी भी फैली है। जब साहिर लुधियानवी को लिखना पड़ा कि 50 लाख फसुर्दा सड़े गले ढांचे निजाम ज़र के खिलाफ एहतजाज करते हैं। ये 50 लाख की फिगर जरा ज्यादा थी। आज के आंकड़े ये बताते हैं कि 20 से 30 लाख के बीच में सिर्फ भूख से हमारे देश में 1943 में लोग मर गए थे। तो ये महामारियां अपने आप खत्म नहीं होती और इसलिए साइंटिफिक शोध, वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है और हमें अपने साइंटिफिक बेस को मजबूत बनाना होगा अगर आगे आने वाले वक्तों में महामारियों से लड़ने की क्षमता देश में पैदा करनी है। तो एक सवाल अभी आ रहा है कि साइंस की लिमिट क्या है। जैसे मैं नहीं जानता मतलब ये है आप नहीं हो। ये अजीब सा सवाल है। साइंस की लिमिट ये है कि साइंस की कोई लिमिट नहीं है। हम जब साइंस में सवाल पूछना शुरू करते हैं तो उसका जवाब ढूंढने का एक तरीका होता है जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड में एक एक स्टेप चल करके हम किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं और वो साइंटिफिक तरीका होता है, वैज्ञानिक तरीका होता है। किसी भी तरीके से नहीं पहुंच सकते। आप ये मान सकते हैं कि मैं नहीं हूं, आप ये मान सकते हैं कि मैं हूं। इन दोनों को परखने के लिए साइंस का एक तरीका है और उससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि मैं हूं या नहीं हूं। जैसा कि सवाल में पूछा गया है, क्या इसका मतलब यह है कि मैं आपको नहीं जानता तो आप हैं ही नहीं? नहीं, साइंस इस तरह से सवाल को नहीं पूछती। साइंस इस तरह से पूछती है कि क्या हम ये पता कर सकते हैं कि आप हैं या नहीं हैं, और तब स्टेप बाय स्टेप चल करके हम ये इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कोई है या नहीं है। ये साइंस का सवाल होगा। साइंस के ज्यादातर सवाल कैसे से शुरू होते हैं कि ये कैसे पता किया जाए कि गौर रजा है या नहीं है। ये कैसे पता किया जाए कि ये ब्रह्मांड कैसा है, ये ब्रह्मांड क्यों है। साइंस का सवाल नहीं है। इस पर मैं कभी विस्तार से फिर बात करूंगा कि क्यों और कैसे में क्या फर्क है, लेकिन अभी के लिए ये काफी है कि साइंस में हम जब एक सवाल पूछते हैं तो निष्कर्ष पर साइंटिफिक मेथड के द्वारा पहुंचते हैं और इस जर्नी में, इस रास्ते में नए नए सवाल पैदा होते हैं हमेशा। और इसलिए वो नए सवाल फिर से साइंटिस्ट खोज करना शुरू करते हैं उनके निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए। इसलिए साइंस की कोई लिमिट नहीं है। दो सवाल एक ही सवाल के अंदर जो पूछे गए। एक साहब ने पूछा है कि कम्युनिस्ट नहीं रखते विश्वास धर्म में। धर्म में विश्वास का जहां तक ताल्लुक है और खास तौर से ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जिन्हें हम कहते हैं, उनमें से इंडिविजुअल विश्वास को अलग छोड़ देते हैं। जो इनफरादी अकेले आदमी का विश्वास होता है उसे अलग छोड़ देते हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, जिनमें सेमेटिक रिलीजन आते हैं, हिंदू धर्म आता है और बहुत सारे धर्म आते हैं उसके अंदर, उन धर्मों में ज्यादातर लोग यकीन रखते हैं। दुनिया की ज्यादातर आबादी आज भी धर्मों में यकीन रखती है। लेकिन इतिहास बताता है कि हमेशा ऐसे लोग और बहुत बड़े नाम हैं जो लोग परमात्मा में या किसी गॉड में, भगवान में, अल्लाह में, खुदा में यकीन नहीं रखते थे। और उनमें से बड़े नामों को अगर हम लेना शुरू करें तो गौतम बुद्ध से शुरुआत होगी। उसके साथ साथ बाद में आते आते आइंस्टाइन भी हैं और आ, आ, बहुत सारे बड़े नाम हैं। और हमें मालूम है कि हमारे यहाँ के एक
यंग लीडर ने, जिसको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, भगत सिंह, उसने लिखा था। अ, उसकी किताब का टाइटल ही यही था कि मैं नास्तिक क्यों। तो सिर्फ कम्युनिस्ट नहीं, बल्कि बाकी भी दुनिया भर में लोग ऐसे रहे हैं जो कम्युनिस्ट नहीं हैं, वो धर्म में विश्वास नहीं करते, और उनकी तादाद बहुत बड़ी है। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो नास्तिक लोगों के हैं, और वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, स्वरूप नहीं है। अ, तारीफ के लिए शुक्रिया। अ, इंडिया में टोटल कंफर्म्ड केसेस अब 26,465 हो चुके हैं, किसी ने मुझे बताया है। मैं उस पर आता हूं। इस वक्त हालत अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है हमारे देश के अंदर, और दुनिया भर में बनी हुई है, सिर्फ हमारे देश में नहीं। अभी भी बहुत गंभीर हालात हैं। हमारा देश इस वक्त ऊपर से अगर देखें तो नए केसेस में 14 नंबर तक पहुंच गया है। यानी कल के जो आंकड़े बता रहे हैं, कल तक के जो आंकड़े बता रहे हैं, वो लगभग हम 14वीं पोजीशन पे हैं अगर देशों की लिस्ट बनाई गई उसके हिसाब से। टोटल डेथ के हिसाब से हम 19वें नंबर पर हैं दुनिया में। नए डेथ के हिसाब से हम 17 पोजीशन पर हैं, और एक्टिव केसेस के हिसाब से दुनिया भर के देशों में हम 15 पोजीशन पर हैं, और टोटल टेस्ट जो किए गए हैं उसके हिसाब से हमारा नंबर 11वां है। हमारे यहाँ आबादी को देखते हुए जो टोटल टेस्ट किए गए हैं उसमें हम लगभग 150वीं पोजीशन के ऊपर हैं, और बहुत पीछे हैं दूसरे देशों से जहां टेस्ट किए गए हैं परसेंटेज पर मिलियन के हिसाब से किए गए हैं, और ये हमारी आबादी ज्यादा होने की वजह से भी है। गंभीर हालात बहुत सारी स्टेट्स में बने हुए हैं। कहीं कहीं लॉकडाउन का रिलैक्सेशन किया गया है, और कहीं कुछ स्टेट्स ने ये रिलैक्सेशन करने से अभी इनकार किया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये अक्लमंदी की बात है। जहाँ पर हॉट स्पॉट्स हैं, जहाँ केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, अभी वहाँ पर हमको संयम बरतना चाहिए। केरल एक ऐसी जगह है हमारे देश में जहाँ हमने काफ़ी हद तक महामारी पर उबूर हासिल कर लिया है। अभी जीत हासिल करना कहना मुश्किल होगा, इसलिए वहाँ भी हमको सतर्क रहना चाहिए। कब तक लॉकडाउन खत्म होगा? कोई अपडेट सर? लॉकडाउन कब तक खत्म होगा ये डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि हमारे अलग अलग देश के हिस्सों में, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, तो देश के अलग अलग हिस्सों में कितने केसेस मिलते हैं और कितने केसेस ठीक होते हैं, और हम कितना क्वारंटाइन कर पाते हैं लोगों को, वो जो जो ग्रस्त हैं इस बीमारी से, उनको कितना अलग थलग कर पाते हैं, इस पे डिपेंड करना चाहिए। और अगर कोई पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ऐसा फैसला लिया जाता है तो मैं आगे आता हूं, आपको बताता हूं कि क्यों वो खतरनाक हो सकता है। कोरोना कितनी तरह के होते हैं, एक ये सवाल है। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं। लगभग जो हमें पता है, कोरोना जो जानवरों के अंदर और जीवों के अंदर मौजूद हैं, वो 200 तरह के कोरोना वायरसेस हमें पता है, हमारे वैज्ञानिकों को पता है, जिनमें से 7 मानव को, इंसान को बीमारी फैला सकते हैं। इन 7 में से 4 ऐसे हैं जो आम खांसी, नजला, बुखार इनके इनसे ग्रस्त करते हैं लोगों को, और ये बहुत तेजी से फैलते हैं। इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो 0.1% का है। इसमें फैलते बहुत ज्यादा हैं, पर ये मौत का कारण बहुत कम बनते हैं। ये माइल्ड होते हैं ज्यादातर। इनसे जो
बदन पे हमारे असर पड़ता है वो माइल्ड होता है, इसलिए हम ठीक ज़्यादा हो जाते हैं और मौत के चांसेस कम होते हैं। पर ये जो 3 कोरोना वायरस इस दौर में आए हैं, जो नए हैं, जिनमें SAR है, MER है, ये 2 बड़े घातक थे और पिछले 3, 4, 5 सालों में फैले थे। ये जो नया वायरस है कोरोना, इसका भी फैलाव बहुत बड़ा है। इसकी वजह से नंबर मरने वालों का बहुत ज़्यादा होगा। परसेंटेज में हो सकता है कम हो, तो परसेंटेज डिसेप्टिव है, यानी परसेंटेज आपको गलत रास्ते की तरफ ले जा सकती है। नंबर कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितने लोग मरेंगे, और मरने वालों की तादाद रोज़ बढ़ती जा रही है। 2 लाख से दुनिया में लगभग 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। जैसा मैंने कहा कि SARS जो वायरस था, उसमें 50 में से 5 लोगों की मौत थी, यानी 10% के करीब थी। MERS की में 34% जो ग्रस्त हुए लोग, वो उसमें से 34% जो बहुत हाई, वो ग्रस्त हुए और मौत हुई। कोरोना वायरस में अभी तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि लगभग 2% है। कुछ देशों में ये 10% तक है, कुछ देशों में उससे कम है। हमारे देश में लगभग 5% के करीब चल रहा है आंकड़ा, और जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये आंकड़े अभी इसलिए सही नहीं माने जा सकते कि ये नया वायरस है और हमें ये नहीं पता कि माइल्ड केसेस कितने हुए हैं। वो हमारे जाल में से और हमारी टेस्टिंग में से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए लगभग 1-1.5 साल लगेगा और शोध किया जाएगा कि कितने मोर्टेलिटी रेट क्या था कोरोना वायरस से। अभी कुछ कहना गलत होगा। ये हमें मालूम है कि ये बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है, और बहुत तेजी से फैलने की वजह से नंबर बहुत ज्यादा होने जा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी लोग मरे हैं, शायद सबसे ज्यादा नंबर मरने वालों का दुनिया भर में कोरोना वायरस से ही होगा। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर, और बहुत सारे सवाल तेजी के साथ आ रहे हैं, लेकिन मैं इस सवाल को लेना चाहता था जो किसी एक दोस्त ने पूछा है, और शायद इस वजह से पूछा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने, केजरीवाल साहब ने ये कहा है, लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप प्लाज्मा दें। अगर ठीक हो गए हैं तो आप से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप प्लाज्मा दें, जिससे कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करके लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। ये प्लाज्मा क्या होता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्लाज्मा हमारे खून का एक हिस्सा है जो जिसमें बाकी चीजें तैरती हैं। बाकी सेल्स जो हैं, इन सेल्स में वाइट ब्लड और रेड ब्लड कार्पसूल्स हैं मेनली, जो तैरते हैं। तो प्लाज्मा हमारे खून का लगभग 55% यानी आधे से ज्यादा खून का हिस्सा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और बहुत सारी और चीजें होती हैं, लेकिन मेनली ये 3 चीजें होती हैं। इसके अलावा तकरीबन 41% रेड ब्लड कार्पसूल्स होते हैं और 4% व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स और चीजें होती हैं। व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स हमारे जो सिस्टम है उसमें अगर कोई फॉरेन यानी बाहरी तत्व पहुंचता है जो घातक हो सकता है, तो व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स उससे लड़ने की फौज होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, और वो हमारी लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन जो एंटीबॉडीज हैं सारी, यानी व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स लड़े और जो एंटीबॉडी पैदा हुई, वो प्लाज्मा के अंदर होती है। यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और अगर प्लाज्मा को किसी सेहतमंद आदमी के बदन में डाला जाए तो ऐसा माना जाता है, और इसके ऊपर लगातार शोध हो रहा है, कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो जाएगा, लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने किसी एक चीज के लिए एंटीबॉडीज बढ़ा दी। अब आते हैं कि अहमियत क्या है उन लोगों की जो ठीक हो गए। जो
ठीक हो गए, जो लगभग 80% लोग होंगे किसी भी देश के अंदर, माना ये जा रहा है 80% से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन 80% अगर हम मान ले तो 80% लोगों के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होंगी, बन चुकी होंगी। और इसलिए अगर उनका खून लिया जाए और उनके प्लाज्मा को अलग किया जाए, जो पीले रंग का होता है, जो हल्के पीले रंग का होता है, अगर उसको अलग किया जाए और उन लोगों को जिनको एक्सपोजर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे नर्सेज हैं और स्टाफ है जो हमारे हॉस्पिटल्स में काम करता है, डॉक्टर्स हैं और लोग जो ग्रस्त हो सकते हैं, यानी जिनकी एज ज्यादा है, इन लोगों के लिए अगर हमारे पास प्लाज्मा सही मिकदार में होगा, सही क्वांटिटी में होगा, तो हम इन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी से इनके जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर बना सकते हैं और ये हमें ये हमें कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेगा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये प्लाज्मा ऑलमोस्ट वैक्सीन का काम करेगा अगर वो लोग जो ज्यादा एक्सपोज होने के जिनके चांसेस हैं उनको प्लाज्मा दिया जाए। इसलिए मैं समझता हूँ ये एक्सपेरिमेंट चलते रहना चाहिए। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी जो है उसमें बहुत सारे खतरात भी होते हैं, लेकिन अगर ठीक से ये की जाए तो हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। ये मानना है साइंटिस्ट का, बचा सकते हैं कोरोना वायरस से ग्रस्त होने से। ये है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर के अभी तक की शोध, और मैं समझता हूं कि केजरीवाल साहब ने सही लोगों से आग्रह किया है कि अगर आप ठीक हो गए हैं तो वॉलंटरी तौर पर आएं और अपना खून दे ताकि उसमें से प्लाज्मा निकाला जा सके और उन लोगों को दिया जा सके जो लोग फ्रंट लाइन में हैं, जो लोग मोर्चे के ऊपर खड़े हैं और जिनको ज्यादा बड़ा खतरा है इस बात का कि वो ग्रस्त हो सकते हैं। रणबीर सिंह दैया मेरे दोस्त हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ज्यादातर मैं नाम नहीं लूंगा ताकि आप अपना सवाल पूरी आजादी के साथ पूछ सकें। उन्होंने नाइस कहा है, शुक्रिया दैया साहब बहुत आपका। यूएस में टोटल केसेस अब बताया है एक दोस्त ने कि 9 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। ये स्थिति बहुत सारे देशों में बहुत भयानक है। 2 लाख से ऊपर डेथ हैं, किसी और ने बताया है। आ, 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 किसी ने ये भी पूछा है कि क्या चाइना के वुहान, उन्होंने लिखा है, से फैला है। मैं समझता हूँ कि ये मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आया है सवाल, लेकिन बहरहाल उनका कहना शायद ये सवाल है कि क्या ये वुहान सिटी से फैला है। अभी तक का शोध यही बताता है कि वुहान सिटी में जो एक मार्केट था, ये वहां से ज्यादातर गुजरने वाले जो थे और जो गए थे उस मार्केट में इस बीच में, वो लोग ज्यादातर ग्रस्त थे शुरुआत में और उनसे आगे फैला है बहुत तेजी के साथ। आज यहीं तक आधा घंटा मैं आपके साथ था। आप अपने सवाल जरूर भेजते रहिए। आप मेरी फेसबुक के ऊपर भी अपने सवाल भेज सकते हैं और न्यूज इन साइंस की फेसबुक पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। गुड बाय और अपना ख्याल रखिएगा। हाथ धोते रहें, इसका ख्याल रखें कि सैनिटाइजर आपके आसपास हो जब आप घर से बाहर निकलें। जब आप घर से बाहर कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हो सकता है कि कोई कोरोना से ग्रस्त आदमी आया हो, तो आकर के वापस हाथ जरूर धोएं, नहा लें, कपड़े उतारें और उन कपड़ों को साबुन से धोने के लिए डाल दें। जब आप बाहर किसी काम से जा रहे हैं तो जहां जाएं वहां पर कम से कम वक्त ऐसी जगह पे गुजारें जहां और लोग बहुत सारे इकट्ठा हों, जमा ना हो। ये बहुत मुश्किल काम है हमारे देश में, जहां खाने की कमी की वजह से लोग भीड़ लगा करके बाजारों में भी और जिन जगहों पे खाना बट रहा है
वहाँ भी मौजूद हैं। मुझे मालूम है कि ये एडवाइस देना ज़्यादा आसान है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि दूर रहें। अजमेर चौहान जी का एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि डब्ल्यूएचओ के साथ क्या यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्फ्लिक्ट है? मेरा मानना ये है कि डब्ल्यूएचओ पर यूनाइटेड स्टेट्स गलत इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसने देर से अ, दुनिया को बताया। ये इल्ज़ाम गलत है। वो डब्ल्यूएचओ से पैसा वापस अपना खींचना चाहते थे, इसलिए उनको कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाना था। और डब्ल्यूएचओ दुनिया भर के लिए ज़रूरी संस्था है, जो देशों के बीच में सारी रिसर्च जो कुछ हो रही है हेल्थ के एरिया में, उसको कोलेट भी करता है, उसको कभी-कभी फंड करता है, और देशों के जो एक्सपीरियंस हैं, अलग-अलग ना हो करके, इकट्ठा करके मानवता के लिए काम करने वाला संस्था है। मेरा ख़्याल ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ से अपने पैसे वापस लेना चाहता था, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कितने जाहिल आदमी हैं, ये बात बार-बार वो साबित कर रहे हैं मीडिया के ऊपर तरह-तरह से। ये भी उसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा है। तो आज यहीं तक। गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।